हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था अपना आखिरी टॉपिक क्या देखा था, प्रेरण द्वारा आवेशन। आज हम उसके बाद का देखेंगे। उसके बाद अगली टीम हमारी क्या रहेगी, वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण देखा जाए तो हमने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसमें क्या बताया था हमारा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता, बल्कि क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। उसे क्या कहते थे, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते थे। सेम प्रोसेस हमारा जब वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम आ जाएगा तो वैद्युत आवेश को भी ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही क्या किया सकता है, नष्ट किया सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। इसे हम क्या कह देंगे, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखिए तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, या तो दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला यह, या वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। या फिर एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से देखा जाए तो उसमें क्या बताया गया है, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश क्या होता है, हमारा संरक्षण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो अपना एनसीईआरटी वाला फॉलो करेंगे। देखेंगे क्या बताया गया है, इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार यह बताया गया कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अब अगर देखा जाए, किया जा सकता है। अब यहां पे समझा जाए तो इन्होंने क्या बताया, इसके अनुसार क्या बताया गया कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता, बल्कि क्या किया सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में इसे क्या किया सकता है, बदला जा सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश का संरक्षण कहेंगे। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए, दूसरे शब्दों में जैसे एनसीईआरटी की बुक वाला देखा जाए, दूसरे शब्दों में यह इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे और पेपर में आएगा तो आप लोग प्रयास करेंगे कि यही वाली परिभाषा लिखने का प्रयास करेंगे। इस नियम के अनुसार क्या बताया गया, लिखेंगे इसके अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए, इन्होंने क्या कहा, इसके अनुसार दूसरे शब्दों में लिखा तो क्या बताया, किसी निकाय का कुल आवेश कैसा होता है, हमारा संरक्षित होता है। इसे क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण का नियम कहेंगे। जैसे समझा जाए हमारा कोई निकाय कैसे होगा, जैसे देखा जाए तो यह एक हमारी छड़ हो गई, और पीछे देखा तो हमने एग्जाम्पल में के तौर फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि छड़ हमारी कौन सी लेने वाली है, हम कांच की। तो अगर यह कांच की छड़ रही तो पहले तो यह रगड़ने की पहली बार स्थिति होगी, और इसके बगल में क्या हो गया, हमारा कोई रेशम का कपड़ा हो गया, रेशम का कपड़ा। तो यहां पे ध्यान दिया जाए, जब इसको इससे रगड़ा जा रहा था, जब इसको इससे क्या किया जा रहा था, रगड़ा जा रहा था, तो हम देख रहे हैं क्या, इस कांच की छड़ से दो इलेक्ट्रॉन, अभी हम सब कुछ कर रहे हैं, इस कांच की छड़ से दो इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां पे चले गए, इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां पे चले गए, रेशम कपड़े में। अगर हम यहाँ पे देखें कि दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर की कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, प्लस
जब दो इलेक्ट्रॉन इसके रेशम के कपड़े के अंतर्गत आएंगे तो कांच की छड़ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश, और रेशम के टुकड़े पर कौन सा आवेश आ जाएगा, हमारा ऋण आवेश आ जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे। तो इन्होंने क्या कहा कि निकाय का, यह हमारा एक निकाय होगा, यहाँ ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, एक निकाय होगा, और इसका कुल आवेश हमारा क्या होगा, संरक्षित होगा, मतलब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब इससे रगड़ा गया तो इसके ऊपर दो धनावेश आ गया और इसके ऊपर दो ऋणावेश, आवेश तो परिवर्तित हो गया ना हमारा, लेकिन यह देखा जाए इन्होंने कहा पूरे के पूरे निकाय का कुल आवेश क्या होगा, हमारा संरक्षित होगा। तो यह तो हमारा मिलाकर ही पूरा का पूरा निकाय हुआ ना। तो पूरा निकाय में देखा जाए, इस पूरे निकाय की बात की जाए, पूरे निकाय के कुल आवेश की बात की जाए, तब देखा जाए निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश देखा जाएगा, कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश अगर देखा जाए यहां से, तो कांच की छड़ पर रगड़ने के बाद कितने आए, दो धनावेश आ गए, कांच की छड़ पर रगड़ने के बाद क्या आ गए, दो धनावेश, और रेशम के टुकड़े पर क्या आ गए, दो ऋणावेश आ गए। अब इसे अगर हम करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, हमारा 0, अर्थात इसका कुल आवेश हमारा कितना हो गया, संरक्षित हो गया। क्या आवेश में कोई परिवर्तन था, पहले स्थिति में जो आवेश था रगड़ने के पहले वह सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पर जैसे थे, और इसके दोनों के पास में आवेश पहली अवस्था में कैसे थे, रुके हुए थे, संरक्षित थे। तो रगड़ने के बाद भी देखो हमारी कंडीशन क्या दी है, क्या इस पर दो धनावेश आए हैं और इस पर दो ऋणावेश, उसके बाद भी आवेश क्या हमारा आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब टोटल पूरे की पूरी निकाय का क्या हो रहा है, हो जा रहा है आवेश हमारा 0। अर्थात देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे निकाय का हर स्थिति में आवेश क्या होगा, हमारा संरक्षित होगा। और यहाँ पे जोड़ा और घटाया हो जा रहा है, क्योंकि हमने कल वाले लेक्चर में बताया था कि आवेश क्या करते हैं, योग के नियम का पालन करते हैं। तो इस पर प्लस आवेश है तो दो, कितने प्लस आवेश हो गए, 2, और इस पर दो ऋणावेश है तो यहाँ पे क्या लिख देगा, -2। अब इससे घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0, अर्थात इस निकाय का कुल आवेश क्या हो गया, हमारा संरक्षित हो गया। इसे क्या कहेंगे हम, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो मुझे लगता है टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो इसे आप नोट कर लेंगे। तो इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे। इसमें क्या जा रहा है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या चलने वाला है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगला टॉपिक हमारा चलने वाला है आवेशों का क्वांटमीकरण। अगला टॉपिक हमारा क्या चलने वाला है, आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण। तो पहले इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। यहां भी ध्यान दीजिए, यह आवेशों का क्वांटमीकरण, यह परिभाषा हमारी, यह जो चलने वाला है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे, आवेशों का क्वांटमीकरण होता क्या है। पहले देखा जाए इन्होंने क्या बताया था, आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार क्या बताया गया था कि जो हमारे वैद्युत आवेश होंगे वह सतत नहीं होंगे। जैसे सतत का मतलब क्या आ गया, जैसे एक हुआ, अगर लगातार देखा जाए, इन्होंने क्या बताया, आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार क्या बताया गया कि वैद्युत आवेश कैसे होंगे, सतत नहीं होंगे। सतत का मतलब क्या हो गया, एक हो गया, एक के बाद क्या आ जाए, 1.1 आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो वैद्युत आवेश जो होंगे हमारे वह इस प्रकार के नहीं होंगे, मतलब यह सतत नहीं होंगे। इसके बाद क्या आ गया, 1.3 आ गया। तो इस टाइप के हमारे वैद्युत आवेश नहीं होने वाले हैं। तब आवेश कैसे होंगे, तो यह इन्होंने बताया था, आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार यह बताया गया कि वैद्युत आवेश किस प्रकार के पाए जाएंगे, प्राकृतिक में किस प्रकार से वैद्युत आवेश हमारा पाया जाएगा। तो इन्होंने क्या बताया कि वैद्युत आवेश हमारे सतत ना होकर किसी एक मूल आवेश का, मूल आवेश की वैल्यू हमारी फिक्स होगी, उस मूल आवेश का क्या होगी, पूर्ण गुणक होंगे। अर्थात उसके आगे कोई नंबर, जो नंबर होगा वह क्या होगी, हमारी कोई पूर्णांक संख्या होगी, उसका क्या होंगे, गुणक होंगे। अच्छा, कौन गुणक होंगे, मूल आवेश का पूर्ण गुणक होंगे। तो इसका हम देखें, तो पहले परिभाषा देखेंगे कैसे बनेगा। इसके अनुसार क्या बताया गया था, इसके अनुसार यह बताया गया कि आवेश
ना होकर, सतत ना होकर किसी मूल आवेश का पूर्ण गुणक होते हैं, अब इसे हम समझेंगे। इन्होंने क्या कहा, इस नियम के अनुसार क्या बताया कि आवेश सतत ना होकर, सतत का मतलब 1 आ गया, 1 के बाद क्या आ गया, 1.1 आ गया, 1.2 आ गया, 1.3, इस प्रकार के हमारे वैद्युत आवेश नहीं होंगे। सतत ना होकर किसी मूल आवेश का, अब ये मूल आवेश का मान कितना होगा देखो, तो अगर हम देखिए मूल आवेश होता क्या है, ध्यान देंगे इसे, मूल आवेश बराबर, यह मूल आवेश हमारा कितना हो जाएगा, मूल आवेश हमारा होता है E। अब यह E क्या होता है, E हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्रोटॉन पर आवेश हो सकता है। E की वैल्यू फिक्स होती है। अगर यह इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, न्यूट्रॉन की बात किया तो न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात की जाएगी, पर आवेश की बात की जाएगी, तब इस E का मान कितना हो जाएगा, माइनस 1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -19। ठीक, अगर यह प्रोटॉन के लिए देखा जाएगा, इस E का मान कितना होगा, प्रोटॉन पर आवेश की बात की जाएगी, तब इस E का मान कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे यह प्रोटॉन के लिए रहा, प्रोटॉन के लिए कितना हो जाएगा, प्लस 1.6 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की पावर -19। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा, आवेश सतत ना होकर, मतलब इस टाइप से आवेश ना होकर, कैसे होंगे, किसी एक मूल आवेश का, उस मूल आवेश या मूल आवेश हमारा क्या हो जाएगा, E, और E का मान कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, -1.6 गुणे 10 की पावर -19, और प्रोटॉन के लिए उस मूल आवेश का मान कितना हो जाएगा, प्लस 1.6 गुणे 10 की पावर -19 का पूर्ण गुणक होते हैं। मतलब जो आवेश होगा इस मूल आवेश का कैसा होगा, पूर्ण गुणक, अर्थात देखा जाए तो हमारा आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर, आवेश को हम अगर Q से डिनोट करें तो आवेश क्या हो जाएगा, किसी संख्या का पूर्ण गुणक हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, NE। यह हमारा देखो N क्या रहेगा, पूर्णांक कोई संख्या रहेगी, और E क्या रहेगा, हमारा मूल आवेश, जहां N क्या रहेगा, यह पूर्णांक कोई पूर्ण संख्या रहेगी, और E क्या रहेगा, हमारा मूल आवेश। तो यहां से अगर नोट किया जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान दिया जाए तो N बराबर कितना हो जाएगा, यहां से पूर्णांक, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण या पूर्णांक संख्या, और यह E क्या हो जाएगा, हमारा मूल आवेश हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम अच्छे से समझ लेंगे। आवेश कैसे होंगे, क्वांटिफिकेशन के अनुसार क्या बताया गया, आवेश सतत ना होकर किसी एक मूल आवेश का क्या होंगे, पूर्ण गुणक होंगे। तो इसे हम अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा सूत्र क्या निकलेगा, Q बराबर NE, यह हमारा फार्मूला रहा, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे, फिर इसे आगे देखेंगे। अब ध्यान दिया जाए, अब इसके आगे इसकी बात देखा जाए तो हमारा इस पर एक क्वेश्चन देखा जाए। पहले हमारा क्या क्या होगा, इसे कहा गया एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया एक कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे हमारा प्रश्न क्या पहला बन रहा है, एक कूलाम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, अगर पूछी जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, एक कूलाम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसे निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे।
हमारा आवेश कितना हो गया 1 कूलम। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान दिया जाए। हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि Q बराबर कितना दिया गया, आवेश Q बराबर कितना दिया गया है 1 कूलम दिया गया है। कूलम का मात्रा क्या हो जाएगा C, सॉरी सिंबल क्या हो जाएगा हमारा C। और हम जानते हैं Q बराबर कितना होता है Ne। और अभी आप लोगों को बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखा जाए तो ये कितना होता है बताया गया था -1.6 गुणे कितना हो जाएगा 10⁻−19। अब हमें किसका मान पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n का मान पूछा जा रहा है। तो n का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, q का मान 1 यहाँ पे रख दिया जाएगा और e का आवेश जो दिया गया उसे यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा n का मान हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो चलो रखा जाए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा n गुणे कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -19। अब ये नीचे आकर क्या कर देगा, भाग कर देगा। तो 1 अपान कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -19 बराबर कितना हो जाएगा n। हमें n का मान निकालना था। अब ये देखो, अगर ये 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +19। तो यहाँ से अगर आगे देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा +19। अब ये किसके रहा n के। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक अंक से दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणे 10 की पावर 19 बटे कितना आ जाएगा 16। अब अगर यहाँ पावर 19 है तो एक अगर पावर कम हुई तो यहाँ पे 1 जीरो क्या हो जाएगा हमारा बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100 गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर 18 और बटे में कितना हो जाएगा 16। अब 100 में भाग करेंगे, किससे भाग करनी है 16 से, तो भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा 18। और यह क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह का मान हमारा कितना निकल गया 6.25 गुणे 10 की पावर कितना हो गया 18। तो अगर यह हमारा क्या निकल गया 1 कूलम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर कितना निकल गया 6.25 गुणे 10 की पावर क्या हो गया 18। ये 1 नंबर में कभी कभी पेपर में पूछा आता, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को याद कर लेंगे कि 1 कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 6.25 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 18। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। तो इसका अपना अगला नियम लिखेंगे क्या, कूलम का नियम। ठीक है, तो इसे मिटाया जा रहा है, इसे आप नोट कर लेंगे। तो अगला नियम देखा जाए कूलम का नियम। कूलम के नियम के अनुसार क्या बताया गया था देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से देखो ध्यान दीजिएगा, कूलम के नियमानुसार क्या बताया गया था। पहले कूलम का नियम अगर देखा जाए तो कूलम का नियम हम क्या देखने वाले हैं, कूलम का नियम। अगर कूलम का नियम देखा जाए तो समझेंगे पहले से कूलम का नियम क्या कह रहा था हमारा। कूलम्स लॉ ध्यान दिया जाए तो कूलम्स लॉ क्या कहता है पहले से ध्यान दिया जाए। तो कूलम्स लॉ किस पर लगता है, कूलम का नियम हमेशा किस पर लगेगा, बिंदु आवेशों पर। अब ये बिंदु आवेश क्या होते हैं, और पहले इसको समझ लीजिए हमारा बिंदु आवेश होते क्या है। बिंदु आवेश क्या होते हैं, अगर देखा जाए बिंदु आवेश, बिंदु, क्योंकि अगर हमें कूलम का नियम पढ़ना है तो बिंदु आवेश के बारे में पहले क्या होगा हमें जानना होगा कि यह बिंदु आवेश होते क्या है। तो सबसे पहले हम जान लें कि हमारा बिंदु आवेश होता क्या है। ध्यान दीजिए, यह बिंदु आवेश हमारा क्या होता है कि अगर कोई ऐसा आवेश हो, मान लीजिए यहाँ पे हमने Q1 आवेश ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया Q2 आवेश ले लिया, दो आवेश ले जा रहे हैं। बिंदु आवेश क्या होता है पहले से हम समझ लेंगे। और इसके बीच की दूरी हमारी कितनी हो गई r होती है, स्मॉल r हमने ले लिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई r। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह पहला आवेश हो गया, यह दूसरा वाला आवेश हो गया। तो यह बिंदु आवेश उन्होंने क्या बताया, यह होता क्या बिंदु आवेश कि दो आवेश इस प्रकार हो कि उनके बीच की दूरी की तुलना में यह दोनों आवेश कैसे जो नगण्य हो जाए, मतलब बहुत ही छोटे हो, तो उसे क्या कहेंगे हम बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होगा, यदि दो आवेश इस प्रकार हो कि दूरी की तुलना में वह कैसे नहीं बहुत छोटे हो, तो उसे क्या कहेंगे हम बिंदु आवेश कहेंगे। तो पहले बिंदु आवेश की परिभाषा में लिख लेंगे, बिंदु आवेश होगा क्या। तो क्या बताया गया, बिंदु आवेश क्या होगा हमारा, यदि दो आवेश
दो आवेश उनके बीच की दूरी की तुलना में दो आवेश अपने बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, अर्थात बहुत छोटे हो। नगण्य अर्थात कैसे हो, बहुत छोटे हो, नगण्य हो तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे बिंदु आवेश कहा जाता है। उसे बिंदु आवेश कहा जाता है। अब ये बिंदु आवेश क्या हो जाएगा, यदि दो आवेश अपने बीच की दूरी है, जो दूरी आर हो रही है, दूरी की तुलना में दो आवेश अपने बीच की दूरी की तुलना में ठीक है, दूरी की तुलना में कैसे हो, नगण्य हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, बिंदु आवेश कहेंगे। तो कूलाम का नियम किस पर लगता है, बिंदु आवेश पर लगता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार क्या बताया, इन्होंने क्या कहा, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इन्होंने क्या बताया, कोई दो बिंदु आवेश रहेंगे, उनके बीच लगने वाला आकर्षण, पर ये बिंदु आवेश अगर समझ में आ गया तो इसमें मिटा दो, इसको फिर ऊपर लिखो, ठीक है ना। तो हम इसे मिटाकर ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे तो इसे आप नोट कर लीजिए, कूलाम का नियम ऊपर लिखा जा रहा है। देखा जाए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, तो मुझे लगता है बिंदु आवेश आपको समझ में आ गया होगा। अब कूलाम का नियम देखेंगे हम, कूलाम्स लॉ अगर देखा जाए तो पहले से समझा जाएगा हमारा कूलाम्स लॉ कहता क्या है। कूलाम्स लॉ किसके लिए लगेगा, हमारा बिंदु आवेशों के लिए लगेगा। तो यहाँ पे देखा जाए हमारा बिंदु आवेश क्या हो जाएगा, पहला Q1 हो गया हमारा, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा Q2 हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी हमने कितना ले लिया, R ले लिया। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितना ले ली गई, R। तो अब कूलाम का नियम क्या कहता है कि दोनों बिंदु आवेश कूलाम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार क्या बताया गया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है, हमारा अनुक्रमानुपाती होता है। उसी को क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो चलो पहले हम लोग लिख लें कूलाम का नियम कहता क्या है, ठीक है। तो यहां से लिखा जाए कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, इसके अनुसार यह बताया गया, इसके अनुसार यह बताया गया कि किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, बल दोनों आवेशों के गुणन के अनुक्रमानुपाती हो, तथा उसके बीच दोनों आवेशों के बीच की दूरी आवेशों के
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार क्या बताया गया कि दो बिंदु आवेशों, मुझे लगता है बिंदु आवेश आपको समझ में आ गया होगा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणन के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको हम समझेंगे। इसके अनुसार क्या बताया गया कि लगने वाला जो बल है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो हमारा होगा कैपिटल F, वह कैसा होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेश कौन कौन से हो जाएंगे, Q1 और क्या हो जाएगा हमारा Q2 के गुणन के कैसा हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट। और सेकंड क्या कह रहा है हमसे, जो दोनों के बीच की दूरी हो रही है उसके वर्ग के कैसा हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, अर्थात 1 क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा सेकंड। तो अगर इन दोनों को संयुक्त किया जाए, समीकरण 1 व 2 से देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से देखा जाए, अगर 2 से देखा जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, यह प्रोपोर्शनल में कितना आ जाएगा, यहाँ पे Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा r का स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या निकला, कूलाम के नियम के अनुसार क्या निकला, यह प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा हमारा Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। अब इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ से, तो ये प्रोपोर्शनल से हटता तो हम जानते हैं कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से अगर इस कांस्टेंट का मान देखा जाए तो यहाँ पे तो यह बराबर कितना हो जाएगा, यह कांस्टेंट यहाँ पे हटा तो क्या आ गया, कोई कांस्टेंट किया आ गया। अब की यहाँ पे जब यह हटा तो किया आ गया, और उसके बगल में कितना हो जाएगा Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा r का स्क्वायर। अब इस k का मान फिक्स होता है, k बराबर हमारा कितना होता है, k बराबर हमारा कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस k के सामने हम कितना लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से यह बराबर कितना निकल जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा r का स्क्वायर। तो यहाँ से यह हमारा क्या निकल गया, कूलाम के नियम से एक फार्मूला निकला, जिसपे हमारे क्या लगेंगे, बहुत सारे सवालों को हल किया जाएगा। तो ये आप लोग फार्मूला यहाँ पे नोट कर लेंगे, और ऊपर परिभाषा जो लिखी गई इससे भी आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद देखा जाए, अब इसका अपना अगला टॉपिक देखा जाए तो हमारा क्या चलने वाला है। तो हमारा अभी हमने क्या निकाला, यह बराबर कितना निकाला, यहाँ पे देखा जाए यह बराबर हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना निकाला था r का स्क्वायर। यह तो कूलाम के नियम से लगने वाले बल का मान, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान निकाला गया था। अब इस 1/4 यहाँ पे देखा जाए, जहां पे यह एप्सिलॉन नॉट हमारी होगी क्या, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। इसका मान हमारा कितना होगा, इस यहाँ हमारा होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होगी, शीलता। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, निर्वात तथा वायु की क्या होती है, वैद्युतशीलता। अच्छा, इसका मान भी हमारा फिक्स होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान हमारा कितना होता है 8.85 पूरे 10 की पावर कितना होता है -12। अब इसका मात्रक देखा जाए, अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो r स्क्वायर इधर आकर गुणा कर देगा, और यह दोनों q नीचे आकर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इसका मात्रक कितना निकल जाएगा, न्यूटन, और यह r का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ये दोनों Q1 Q2 नीचे आकर भाग करेंगे। तो नहीं, यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो ये एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे भेज दिया जाए और यह q नीचे भेज दिया जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर देखा जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा कूलाम का स्क्वायर, कूलाम। अब इसका मतलब हमारा क्या होता है, कूलाम का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, ये नीचे आकर इसको एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे भेज दिया जाएगा और यह q नीचे भेज दिया जाएगा।
तो हो जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ से समझेंगे, हम ध्यान देंगे। तो यह तो हमारा निकल गया। अगर हम इस टोटल का मान निकालना चाहे 1/4πε0 इस टोटल का मान निकालना चाहे, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको हमको यह वैल्यू रखना, हल करने में दिक्कत होगी, तो इसका अगर पूरा का पूरा मान निकाल लिया है तो कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे। अगर 1/4πε0 टोटल का मान निकाला जाए तो यह कैसे निकलेगा, देखो अगर निकाला जाए 1/4πε0, तो हम जानते हैं यहाँ पे यह कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से यह 1 तो ऐसे पढ़ा जाएगा 4, और पाई का मान हमें पता है कितना होता है 3.14। अब गुणे में कितना हो जाएगा, ε0 का मान अभी बताया गया कितना होता है हमारा 8.85। गुणे कितना होता है 10⁻⁻12। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका स्क्वायर उड़ा करके इसका स्क्वायर उड़ा करके 12 को ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +12। सारे को सॉल्व किया जाएगा तो इसका मान हमारा निकलेगा 1/4πε0 का मान हमारा कितना निकल जाएगा, यहाँ से 9 गुणे 10 की पावर कितना निकल जाएगा 9। यह हमारा किसका मान निकल जाएगा 1/4πε0 का मान। तो यह वैल्यू भी हम याद कर लेंगे कि अगर कहीं पर क्वेश्चन में 1/4πε0 दिया हुआ है तो उसके स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। यह हमारा इसका मान हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी बात देखा जाए तो हमें क्या पढ़ना होगा, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो इतना आज के लिए मुझे लगता है बहुत होगा, आप लोग इतना नोट कर लेंगे। और इसके बाद अगला टॉपिक हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे, परावैद्युत पदार्थ से हम लोग कल देखा जाएगा। ठीक है।